हेलो एवरीवन, यूपीपीसी 2025 के लिए हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के का जो पार्ट है प्रतियोगिता दर्पण से। तो अक्टूबर और नवंबर का हमने अपलोड किया है। ये है दिसंबर का पार्ट। तो पहला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में इसरो का तीसरा लॉन्च पैड। इसरो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरा लॉन्च पैड बनाने जा रहा है। यह नई सुविधा एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त उपाय के रूप में काम करेगी और न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल कार्यक्रम सहित इसरो के महत्वाकांक्षी भविष्य के अन्वेषणों को समर्थन प्रदान करेगी। तीसरा लॉन्च पैड एनजीएलवी के उच्च पेलोड का समर्थन देता है। एलईओ के लिए 20 टन और जीपीओ के लिए वर्तमान क्षमता 4.3 टन से बढ़ाकर 9 टन की जाएगी। मौजूदा सुविधाओं के लिए संभावित जोखिम और नए प्रौद्योगिकियों को समायोजित करने के लिए तीसरा लॉन्च पैड काफी कामगार साबित होगा। इसमें अधिक लिक्विड इंजन बूस्टर भी लगाए जाएंगे। इसके लिए पुनः डिजाइन किए गए जेट डिफ्लेक्टर सिस्टम की आवश्यकता होगी। भारत में मौजूदा लॉन्च पैड प्रथम लॉन्च पैड एफएलपी पीएसएलवी मिशन के लिए डिजाइन किया गया। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित दूसरा लॉन्च पैड एसएलपी डीएसएलवी और एलवीएम-3 मिशनों के लिए प्रयोग होता है। यह भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी तरीके से हाँ, इसी तरीके से अगला कि मिसाइल रक्षा प्रणाली टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। हाल ही में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार को इजराइल भेजने का फैसला किया। यह फैसला 1 अक्टूबर 2024 को ईरान की ओर से इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले के बाद लिया गया। थार एक ग्राउंड बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे छोटी मध्यम और मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस डिफेंस सिस्टम में विस्फोटक वॉरहेड नहीं होते। यह एक सतह का एंटी मिसाइल सिस्टम है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। गौरतलब है कि प्रथम बार वर्ष 1987 में प्रस्तावित और अंततः वर्ष 2008 में पहली बार तैनात की गई थार प्रणाली का प्रयोग दुश्मन के खिलाफ हमले के रूप में नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी कांग्रेस रिसर्च सर्विस के मुताबिक एक थार बैटरी में 95 सैनिक, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, प्रत्येक लॉन्चर पर 8 एडवांस रडार सर्विलांस और एक टैक्टिकल फायर एलिमेंट शामिल है। अमेरिका द्वारा निर्मित थार इजरायल के एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम को मजबूती प्रदान करेगी। इस तरीके से ये है कि अमेरिकी थार और इजरायली आयरन डोम के बीच मुख्य अंतर। अमेरिकी की थार मिसाइल रक्षा प्रणाली वर्ष 2008 में परिचालन में है, जबकि इजराइल की आयरन डोम वर्ष 2011 से परिचालन में है। कई मायनों में अमेरिका की थार प्रणाली के समान है। थार सिस्टम की एक तुलना में आयरन डोम की डिटेक्शन रेंज बहुत कम है। थार प्रणाली में बहुत अधिक बड़ी इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती हैं, जबकि दूसरी तरफ आयरन डोम छोटी व मध्यम दूरी के मिसाइलों और कभी-कभी मोर्टार सेल को इंटरसेप्ट करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसी तरीके से अगला AD-1 और AD-2 मिसाइल इंटरसेप्टर। भारत के इस मिसाइल इंटरसेप्टर को अपनी विशेषताओं के कारण अमेरिका द्वारा प्रयुक्त थार मिसाइल प्रणाली के समान ही माना जाता है। भारत की इन इंटरसेप्टेड मिसाइलों को 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों सहित को रोकने के लिए विकसित किया गया। यह प्रणाली बाह्य वायुमंडलीय और अंतः वायुमंडलीय दोनों तरह से अवरोधन करती है, जिससे एक व्यापक मिसाइल रक्षा कवच का निर्माण होता है। क्लाउड सीडिंग इससे वायु प्रदूषण को कम करने की दिल्ली सरकार की योजना। दिल्ली सरकार से है कि वायु प्रदूषण समस्या के संभावित समाधान के रूप में क्लाउड सीडिंग पर विचार कर रही है। वर्तमान में यह अधिक चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल पहले केवल सूखाग्रस्त क्षेत्रों में बारिश आने के उद्देश्य से ही अधिक किया जाता रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए इसका प्रयोग न के बराबर ही हुआ है। क्लाउड सीडिंग तकनीक में प्रदूषित वायु कणों को धोने के लिए कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया जाता है। इसमें सिल्वर डाइऑक्साइड जैसे कणों को बादलों में डालकर कृत्रिम रूप से वर्षा कराई जाती है। ये कण नाभिक के रूप में कार्य करते हैं जिनके चारों ओर नमी संघनित होकर अंततः वर्षा की बूंदें बनती है। इस विधि द्वारा सर्दियों में वायु गुणवत्ता खराब होने पर विभिन्न शहरों की मदद की जा सकती है।
हालांकि क्लाउड सीडिंग के लिए सही समय और प्रभावी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि 2008 बीजिंग ओलंपिक के दौरान वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए चीन ने क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किया था। क्लाउड सीडिंग प्रमुख तथ्य। क्लाउड सीडिंग की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के बर्थ स्थित जनरल इलेक्ट्रिक लैब में फरवरी 1947 में हुई थी। इसके बाद कई देशों ने इसका इस्तेमाल किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1940 के दशक में इसका इस्तेमाल किया गया था। वहीं इसके बाद चीन और कई और देशों ने इसका प्रयोग किया। भारत में 1952 में पहली बार क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया। फिर 1984 में तमिलनाडु ने पहली बार इस तकनीक का प्रयोग किया, इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल किया गया। कृत्रिम वर्षा की यह तकनीक कैसे काम करती है? दरअसल क्लाउड सीड्स सामग्री के रूप में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस या तरल प्रोपेन का उपयोग किया जाता है। इनको विमान या जमीन पर आधारित स्प्रेयर का उपयोग करके भराया जा सकता है। ये कण पानी की बूंदों के संघनन को प्रोत्साहित करते हैं, जिससे वे बारिश के रूप में गिरने के लिए पर्याप्त भारी हो जाते हैं। क्लाउड सीडिंग तकनीक की सीमाएं। क्लाउड सीडिंग के लिए पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है। इससे जैव संचयन और वृक्षारोपण सामग्री की विषाक्तता जैसे पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही स्थानीय मौसम पैटर्न में भी परिवर्तन हो सकता है। पड़ोसी क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवाद उत्पन्न हो सकता है। वायु स्वच्छ में वर्षा की भूमिका। जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें विभिन्न प्रदूषकों को अपने में समाहित कर लेती है। इन प्रदूषकों के संपर्क में आने पर वर्षा की बूंदें रासायनिक प्रतिक्रियाओं में संलग्न होती हैं, जो इन खतरनाक पदार्थों को कम हानिकारक यौगिकों में बदल देती हैं। उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में पानी और अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। नतीजतन प्रदूषकों से समाहित वर्षा की बूंदें इन सामग्रियों को पृथ्वी की सतह पर ले जाती हैं। इस घटना को वॉश आउट कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे वर्षा की बूंदें वायुमंडल में प्रवेश करती है, वे उनसे टकराकर और उन्हें प्रभावी ढंग से हटाकर वायुजनित प्रदूषकों को शुद्ध कर सकती है। इस प्रक्रिया को स्क्रबिंग कहा जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 हाल ही में 4 से 10 अक्टूबर 2024 के बीच विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। गौरतलब है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का समन्वय संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व अंतरिक्ष सप्ताह संघ के सहयोग से किया जाता है। राष्ट्रीय समन्वयकों की एक वैश्विक टीम का नेतृत्व करता है, जो अपने अपने देशों में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के उत्सव को बढ़ावा देते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 का विषय अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन। यह विषय चरम मौसम जलवायु परिवर्तन आदि के खिलाफ हमारी चल रही लड़ाई में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव का जश्न मनाते हैं और पृथ्वी की जलवायु के बारे में हमारी धारणा ज्ञान आधार प्रबंधन बढ़ाने में अंतरिक्ष अन्वेषण की सक्रिय भूमिका पर जोर देने के लिए है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के लक्ष्य अंतरिक्ष आउटरीच और शिक्षा में अद्वितीय लाभ प्रदान करना, दुनिया भर के लोगों को अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभों के बारे में शिक्षित करना, टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए स्थान के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करें, अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक समर्थन प्रदर्शित करें। युवाओं को विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित के बारे में उत्साहित करें, अंतरिक्ष आउटरीच और शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा देना। भारत में इसे VSSC, LPSC, IISU और IIST संयुक्त रूप से अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में संदेश फैलाने और केरल राज्य में छात्र समुदाय तक पहुंचने के लिए WSW समारोह आयोजित करते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में घोषणा की थी कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह प्रत्येक वर्ष 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ये तिथियां दो घटनाओं की याद दिलाती हैं। 4 अक्टूबर 1957 पहले मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह स्पुतनिक 1 का प्रक्षेपण, जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण का रास्ता खुला। 10 अक्टूबर 1967 चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष की अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि पर हस्ताक्षर। शोधकर्ताओं को पदार्थ की बाह्य विकृत अवस्था को समझने में सफलता प्राप्त। शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजी गई पदार्थ की बाह्य पृथ्वी प्रणाली के बाह्य विकृत अवस्था को समझने में सफलता प्राप्त की। इस अवस्था को हाइपर यूनिफॉर्मिटी नाम दिया गया। हाइपर यूनिफॉर्मिटी क्या है? यह एक ऐसी स्थिति जिसमें पदार्थ का संगठन ऐसा होता है कि जिस तरंग सीमा पर उसके घनत्व के उतार चढ़ाव शून्य के करीब पहुंच जाता है। विशेषताएं जैसे हाइपर यूनिफॉर्म सिस्टम का आकार बढ़ता है, घनत्व में होने वाला उतार चढ़ाव दब जाता है या बात पारंपरिक तरल या ठोस पदार्थों के विपरीत यहाँ
यादृच्छिक भिन्नताएं आम होती हैं। यह कहाँ पाया जाता है? कॉसिक क्रिस्टल बायो इमल्सन तथा सॉफ्ट और बायोलॉजिकल इमल्सन एवं फोलाइट में प्रयोग ऊर्जा कुशल फोटोनिक उपकरण जैसे कि फोटोनिक बैंड गैप सामग्री। संचार के लिए ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिशन सिस्टम और यह कोशिकाओं की वृद्धि विभाजन मरम्मत और अन्य आवश्यक कार्यों को समझने समझाने और प्रभावित करने में मदद कर सकता है। भारत द्वारा अमेरिका से हेलफायर मिसाइल खरीद समझौता। हाल ही में भारत ने 170 एजीएम याच एक एक चार आर हेलफायर मिसाइलें खरीदने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि एजीएम 114 हेलफायर एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे पहले कवच रोधी उपयोग के लिए विकसित किया गया था, लेकिन बाद में सटीक ड्रोन के लिए मॉडल विकसित किए गए। इसे मूल रूप से हेलीफुल लेजर फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के नाम से विकसित किया गया था, जिसके कारण बोलचाल का नाम हेलफायर मिसाइल का औपचारिक नाम बन गया। मिसाइल की प्रमुख विशेषताएं: इसकी लंबाई 1.62 मीटर, व्यास 17.7 सेंटीमीटर तथा पंखों का फैलाव 0.71 मीटर है। प्रत्येक हेलफायर का वजन 45.4 किलोग्राम 49 किलोग्राम होता है, जिसमें 8 किलोग्राम 9 किलोग्राम का बहुउद्देशीय वॉरहेड भी शामिल होता है। इसे एकल चरण ठोस प्रणोदक ठोस ईंधन रॉकेट मोटर द्वारा संचालित किया जाता है। मिसाइल की अधिकतम गति 950 मील प्रति घंटा है। अन्य प्रमुख तथ्य: यह सेमी एक्टिव लेजर द्वारा निर्देशित होने वाली मिसाइल है या अपने मल्टीपर्पज वॉरहेड्स की मदद से दुश्मन के एयर डिफेंस गश्ती नौकाओं कवच दुश्मन लड़ाकों आदि सहित व्यापक श्रेणी के लक्ष्यों को नष्ट कर सकती है। इसे विमान मानव रहित हवाई वाहनों आदि सहित अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में इसका उपयोग अमेरिकी सेना और 3 सहयोगी देशों द्वारा किया जाता है। इसे 1972 में सोवियत टैंकों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका में विकसित किया गया था। भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत आयन समर्थक लॉन्च। मोस्ट इम्पोर्टेंट: हाल ही में भारतीय नौसेना बेड़े में 13 अक्टूबर 2024 को भारत का प्रथम स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत आईएनएस समर्थक लॉन्च किया गया। आईएनएस समर्थक समर्थक एक बहुउद्देशीय जहाज है कट्टुपल्ली के एल एंड टी शिप यार्ड में कमीशनिंग के बाद इसका नाम समर्थक रखा गया। आईएनएस समर्थक 107 मीटर लंबा और 18.6 मीटर चौड़ा है तथा इसकी विस्थापन क्षमता 3750 टन से अधिक है। आईएनएस समर्थक के बारे में यह बहुत विशिष्ट और कई भूमिका निभाने वाले प्लेटफॉर्म है। इसे भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के हथियारों और सेंसरों का विकास करने के लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। यह भारतीय नौसेना के लिए लार्सन एंड टर्बो द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित दो बहुउद्देशीय पोतों में से एक है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय एवं एल एंड टी शिपयार्ड के बीच 25 मार्च 2022 को इन पोत बनाने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह अधिकतम 15 नॉट की गति से चल सकता है। अन्य भूमिकाएं: इसमें सतह एवं हवाई लक्ष्यों को प्रक्षेपण व उन्हें उतारना, समुद्री निगरानी करना और गश्त लगाना, मानवीय सहायता प्रदान करना, समुद्री प्रदूषण से निपटना आदि शामिल है। वायुमंडलीय नदियों से वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव: वायुमंडलीय नदियां उच्चतर अक्षांशों की ओर स्थानांतरित हो रही हैं। इससे वैश्विक मौसम पैटर्न में बदलाव हो रहा है। यह बदलाव पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सतह के तापमान में परिवर्तन के कारण हो रहा है। इस स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है और जल की आपूर्ति भी कम हो सकती है। इससे कृषि प्रभावित हो सकती है। उच्चतर अक्षांश वाले क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं घटित हो सकती हैं। उच्चतर अक्षांशों में वायुमंडलीय नदियों की अधिकता आर्कटिक में समुद्री बर्फ के पिघलने की गति को बढ़ा सकती है। इससे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आएगी और वन्य जीवन प्रभावित होगा। वायुमंडलीय नदियां क्या है? वायुमंडलीय नदियां वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबे संकीर्ण क्षेत्र है। आकाश में नदियों की तरह जो अधिकांश जल वाष्प को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बाहर ले जाती है। वायुमंडलीय नदियां आमतौर पर अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय उत्तरी प्रशांत, अटलांटिक, दक्षिण पूर्वी प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागरों में पाई जाती है, जो अक्सर उत्तर और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटों पर उतरती है। वायुमंडलीय नदियों के उतरने वाले अन्य क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और दक्षिण मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। भारत ने वर्ष 1985 से वर्ष 2020 के दौरान इसका असर देखा है।
इस दौरान भारत में 70% बाढ़ वायुमंडलीय नदियों के कारण आई थी। भारत के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा जैसी बड़ी समस्याएं हैं। भारत की पहली बायोपॉलिमर सुविधा का पुणे में उद्घाटन किया गया। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली से पुणे के जेटूरी में बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया। इस सुविधा का निर्माण फ्रॉग इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया। गौरतलब है कि यह पहला स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 270 तक नेट जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। प्रमुख विशेषताएं भारत में बायोपॉलिमर के लिए यह अपनी तरह की पहली प्रदर्शन सुविधा पॉलीलैक्टिक एसिड पीएलए बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए स्वदेशी रूप से एकीकृत तकनीक विकसित करने में एक अग्रणी प्रयास है। यह टिकाऊ समाधानों के लिए भारत की प्रतिबद्धता के लिए महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। यह जीवाश्म आधारित प्लास्टिक से पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों में बदलाव के लिए भारत के संकल्पों को दर्शाता है, जो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संकट को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2023 में $150 बिलियन से अधिक हो गई है और 2030 तक इसके $300 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत वर्तमान में बायोटेक में दुनिया में 12वें और एशिया प्रशांत में तीसरे स्थान पर है। साथ ही भारत विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माण और तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत में बायोटेक स्टार्टअप के पिछले एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, जो 2014 में लगभग 50 से बढ़कर 2023 में 85,000 से अधिक हो गया है। इस तरीके से हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्ट कंप्लीट हुआ दिसंबर 2024 का। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।